मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे और उसमें 1B का क्वेश्चन कर रहे थे। आज कल हम जितना क्वेश्चन किए थे आज उससे आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि 5.555 डॉट 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 एक परिमेय संख्या है। हमको यह सिद्ध करना है कि 5.555 कैसा है, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, हम आपसे बताए थे कि कोई भी नंबर परिमेय संख्या तभी होगा जबकि वह p बटा q के रूप का हो। क्या हो? p बटा q के रूप का। कैसा होना चाहिए? वह p बटा q के रूप का। अगर इस नंबर को हम p बटा q के रूप में कन्वर्ट कर लें या p बटा q के रूप में बदल लें तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। और p बटा q के रूप में बदलना हम आपको सिखा चुके हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ये x के बराबर है। मान लिया, यहाँ पर लिख भी देंगे कि माना x बराबर 5.555 ये मान लिए, इतना मान ली। अब क्या करेंगे, अब आप जानते हो कि आप इसको लिख सकते हो 5। मान लिए हमको ये क्वेश्चन दिया था कि सिद्ध कीजिए 5.555 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया कि हम आपको बताया कि कोई भी नंबर परिमेय संख्या तभी होती है जब वह p बटा q के रूप का हो। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, p बटा q के रूप में बदल लेंगे। p बटा q के रूप में इसको क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। और p बटा q के रूप में बदलना मैं आपको पिछले पार्ट में ही बताया हूँ। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x के बराबर। x बराबर 5.555 और आप जानते हो कि 5.55 यहाँ पर दशमलव के बाद ये दशमलव है, दशमलव के बाद ये 555 यानी 555 रिपीट हो रहा है। तो दशमलव के बाद जो अंक रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? उसके ऊपर बार। ऐसे एक लाइन खींच देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। और मैं आपको बताया था कि आप जब आपको ये मिल जाए तो आप ये देख लिया करो कि दशमलव के बाद क्या देखना है आपको यह। तो मैं आपको बताया था आपको करना क्या है, इसको 5.5 बार लिख सकते हो आप। और मैं आपको ये बताया था कि अगर दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा, एक अंक पर बार लगा है, एक अंक पर अगर बार लगा है तो आप क्या करोगे, आपको करना क्या है कि एक लिखोगे यानी 10 क्या होगा, एक लिख करके 1 0 यानी अंक पर बार लगा होता है तो एक लिख करके उधर एक लिख के 1 0 से गुणा करने पर, क्या करने पर, 10 से गुणा करने पर। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें x में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा का 10x बराबर। अब 5.55 जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव होता है एक अंक इधर चला आता है। क्या आता है ये, यानी जब आप ऐसे करेंगे 10 गुणे 5.55 डॉट 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 ये करेंगे तो ये जो दशमलव है, दशमलव एक अंक इधर चला आता है। क्या होता है, दशमलव एक अंक इधर चला आता है। तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 10 का गुणा आपने किया इसमें तो ये हो जाएगा 5। ये जो दशमलव है ये वाला दशमलव इधर चला आ गया, इसका मतलब ये होगा कि 5 ये हो गया 55 दशमलव यहाँ पर चला आया, ये दशमलव यहाँ पर चला आया तो 5 दशमलव आगे क्या बचा उधर 5 डॉट 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 ये बचा आपका। अब क्या करेंगे, अब हम आपको बताए थे कि अगर आपको ये सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में बदलना है, p बटा q के रूप में बदलना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, दशमलव वाले को हटा देते हैं। दशमलव वाले को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो ये जो दशमलव के बाद ये जो है इसको इससे अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, अलग करने पर 10x बराबर 55 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.555 डॉट 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 इतना कर सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, अब इसी को हम ऊपर देखेंगे कि यह दशमलव के बाद 555 है कहाँ पर। तो हम देखेंगे कि चूंकि हम इसी को इतना लिखें इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, इसी को हम इतना लिखें तो हम इसको छोड़ करके और ऊपर चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर हमको मिल रहा है, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर दशमलव के बाद 555, दशमलव के बाद क्या है 555 है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि दशमलव के पहले 5 क्या है, दशमलव के पहले भी 5 है। यहाँ पर दशमलव के बाद 5 तो मिल रहा है लेकिन दशमलव के पहले भी 5 है। तो हमको अगर दशमलव के पहले यहाँ पर 5 मिल जाए तो इसका वैल्यू यानी कि
पूरा पूरा इसके बराबर मिल जाएगा यहाँ पर, तो इसकी जगह हम x रख सकते हैं यहाँ पर, और उस तरीके से हमारा दशमलव हट जाएगा। तो क्या करेंगे, अब ये जो 0.555 है, इस 0 की जगह हमको 5 चाहिए, तो 5 यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पर दे देंगे। क्या करेंगे, ये जो 55 है, इस 55 से 5 को यहाँ पर दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10x बराबर 55 से 5 इसको दे दिए। जब 55 से 5 इसको दे देंगे तो इसके पास बचेगा 50, 50 प्लस 5.555। अब ये हम देख रहे हैं कि 5.555, यहाँ पर 5.555 इसके बराबर है। तो इसके जगह समीकरण 1 से, यहाँ पर मैं समीकरण 1 मान लिया हूँ, इसके जगह समीकरण 1 से इसका वैल्यू x रख सकते हैं यहाँ पर, और दशमलव हमारा हट जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 50 प्लस इसकी जगह क्या रख दें, x रख दें। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू हम x रखें समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, x है, x वाले को इधर लेकर आएंगे x के पास, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 50। अब 10x में से x निकालेंगे तो ये बचेगा आपका 9x बराबर क्या हो जाएगा 50। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50/9, क्या आ जाएगा 50/9। और x हम माने किसको थे, x माने थे 5.555 को, x की जगह रख सकते हैं 5.555, तो ये हो जाएगा 5.555 डॉट बराबर 50/9, क्या आ जाएगा 50/9। ये 5.555 बराबर 50/9, हम देख रहे हैं 50/9 क्या है, 50/9 एक परिमेय संख्या है, इसके बराबर है। जब 50/9 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसी को चेंज करने पर यह p/q के रूप में, इसी का वैल्यू p/q का वैल्यू इतना आया है। इसका मतलब कि 5.555 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये आ गया, इसका p/q के रूप का वैल्यू आ गया। हमको प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, और नीचे आप चाहो तो लिख सकते हो इस प्रकार यह एक परिमेय संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 7वां दिया हुआ है, संख्याओं 1/13, क्या दिया है 1/13 और 2/13, 1/13 और 2/13 का दशमलव निरूपण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 1/13 और 2/13 का दशमलव निरूपण ज्ञात करना है, तथा इसकी सहायता से 4/13, इसकी सहायता से 4/13, 4/13, 6/13 और 12/13 के दशमलव निरूपण ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि 1/13 और 2/13 का दशमलव निकाल करके 4/13, 6/13, 12/13 का हमको दशमलव निरूपण उसकी सहायता से ज्ञात करना है। तो हमको ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, पहले 1/13 का दशमलव निरूपण निकालते हैं। तो 1/13 का दशमलव निरूपण करने के लिए क्या करेंगे, 1/13 क्या निकालना है हमको, 1/13 का दशमलव निरूपण निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 13 का 1 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 13 का ये जो यहाँ पर दिया है 13, नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। जब 13 का 1 में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 दशमलव, यहाँ पर दशमलव से 1 0 बढ़ जाएगा, 10 हो गया, अभी भी छोटा है। तो दूसरा 0 बढ़ाने के लिए 1 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 1 0 बढ़ाना पड़ता है। तो 1 0 यानी ये 100 हो गया, 100 हो गया। अब 13 का इसमें भाग देंगे, तो 13 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 91 घटाएंगे, 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 में से 9 कट गया, 9 बचा। ये अब दशमलव लगा है, 13 से छोटा है तो 0 बढ़ा दें, ये हो गया 90। फिर हो जाएगा आपका 13×6 = 78, क्या हो जाएगा, 13×6 = 78 होगा। अब घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, क्या बचा, ये 12 बचा। अब इससे छोटा है ये, तो दशमलव लगा है 0 कर दिया, 120 हो गया। अब हो जाएगा आपका 13×8 = 104, 13×9 = 117, क्या हो जाएगा, 13×9 = 117 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 120 में से 117 घटाएंगे तो 3 बचेगा। फिर दशमलव लगा है, इससे छोटा है तो 0 लगा दिए, 30 हो गया। फिर हो जाएगा आपका 13×2 = 26, क्या हो जाएगा, 13×2 = 26। अब 30 में से 26 घटाएंगे तो 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4। अब 13 से छोटा है 4, तो दशमलव लगा है 0 बढ़ा दिए, 40 हो गया। फिर हो जाएगा 13×3 = 39, क्या हो जाएगा, 13×3 = 39। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा, 1। यहाँ पर 3 बार में 39 आया है, 1 बचा। हम देख रहे हैं 1 बचा, फिर से दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 इससे छोटा होगा, फिर एक 0 बढ़ा के हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। हम यह देख रहे हैं कि पहले हम 13 का भाग 1 में दे रहे थे, और फिर से हमारा 1 बचा है। इसका मतलब यह है
इसका मतलब यह है कि इसके बाद यह फिर से क्या होने लगेगा, रिपीट। एक बचा और 13 का भाग 1 में, यानी यहीं से स्टार्ट किए थे। इसका मतलब यही है कि यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अब यहाँ से फिर से आपका क्या आ जाएगा, 0 7 6 9 2 3, इस तरीके से क्या होगा, यह रिपीट होने लगेगा। यानी कि 1/17 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/17 का जो दशमलव निरूपण आएगा 0.07 6 9 2 3, ये इतना क्या होगा, रिपीट होगा। यह इतना हम देख रहे हैं, यह रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होगा तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो 1/13 का निकल गया। अब हमको निकालना किसका है, 2/13, 4/13, 6/13, 12/13, इसका निकालना है। अब हम करेंगे क्या, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, निकल गया। अब हमको बताना है 2/13, 4/13, 6/13, 12/13। हमको 2/13 का बताना है, 2/13 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 1/13 में 2 का गुणा कर दें, तो ये 2/13 हो जाएंगे। दोनों साइड 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 का गुणा जब कर देंगे 1/13 में, तो ये हो जाएगा 2 × 1/13। तो इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 0.0769223 गुणा में क्या हो जाएगा, 2। अब गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2/13 बराबर। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना के 4, 9 दूना के 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना के 12, 13 के 3 हासिल 1, 7 दूना के 14, 1 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। अब देखेंगे दशमलव कितने के बाद, ये 0 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 पहले बचा, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0। अब दशमलव 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव लगाना होगा, तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ये हो गया 0। क्या कर देंगे, निकल गया 2/13 का वैल्यू। क्या निकल गया, ये 2/13 का वैल्यू निकल गया। 2/13 का वैल्यू इतना आएगा, 1/13 का इतना आया था। अब हमको निकालना है 4/13। 4/13 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे 2/13 का निकालने के लिए 2 का गुणा 1/13 में कर दिए थे, उसी तरह 4/13 का निकालने के लिए इसमें किसका गुणा कर देंगे, 4 का। जब 4 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/13। क्या हो जाएगा, 4/13 बराबर। अब 4 का गुणा इसमें करना होगा, जब 4 का गुणा इसमें करना होगा, इधर 4 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 4 का इसमें गुणा करना है, तो 4 3 12 2 हासिल 1, 4 दूना के 8 1 9, 9 चौका 36, 36 के 6 हासिल क्या हो जाएगा, हासिल हो गया 3, 6 चौका 24, 24 3 27 के 7, 27 के 7 हासिल हो गया 2, 7 चौका 28, 28 2 30, 30 के 0 हासिल हो गया 3। फिर 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब गुणा चेक कर लीजिएगा। अब दशमलव 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6, इस यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव, 6 के बाद दशमलव है, तो ये हो जाएगा इतना। अब बार लगा हुआ है तो इस पर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। यानी कि 4/13 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.307692 बार। ये आ जाएगा आपका 13 और 12/13 का वैल्यू बताना है। तो 6/13 का वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 का गुणा कर देंगे। 12/13 का वैल्यू बताने के लिए इसमें क्या कर लेंगे, 12 का गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हुआ है कि P/Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि P/Q की जगह 0 नहीं हो सकता के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। क्या करना है, परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P/Q के रूप का उदाहरण लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, जिनका एक यहाँ पर क्या है, एक, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कर रहा है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि P और Q हमको पूर्णांक नंबर लेना है और उसका एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होना चाहिए और वह परिमेय संख्या भी होना चाहिए और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। और वह इस प्रकार होना चाहिए कि उसका जो दशमलव प्रसार आए, उसका जो दशमलव निरूपण है वह कैसा होना चाहिए, वह शांत भी होना चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए,
यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर करें कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो तो वैसा संख्या होता है सहअभाज्य संख्या। मेरा कहने का मतलब ये है कि पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्या का उदाहरण लीजिए। जैसे हम यहाँ पर आपको ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ले सकते हो 5/3 ले लिए। हम देख रहे हैं 5 और 3 में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, 5/3 ले सकते हो। अब मैं कोई और नंबर अगर लेना चाहूँ तो आप कह सकते हो 4/3 भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें 4 और 3 4 और 3 यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, और इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है इन दोनों में। और आप इस तरीके से बहुत सारा ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और दिया है कि इनका दशमलव निरूपण, जिसका शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत। लेकिन अगर हम जब इसका दशमलव निरूपण निकालेंगे तो यह शांत नहीं होगा, इसका भी दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत नहीं होगा। इस प्रकार ऐसा नंबर तो ले नहीं सकते। हमको कैसा नंबर लेना होगा? हमको ऐसा नंबर लेना होगा कि जिसका दशमलव निरूपण भी शांत हो। और आगे पूछ रहा है कि क्या क्यू यानी नीचे का वैल्यू, क्या क्यू के लिए कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमको नीचे मतलब ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है अंश, क्या होता है? हर, या फिर आप कह सकते हो ऊपर p है और ये q है। क्या है? नीचे q है। तो मैं बता दूं कि ये जो q है, तो q की जगह केवल 2 का, ये जो 2 है 2 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 का गुणक, 2 या फिर केवल 2 का गुणक हो या फिर 5 का गुणक हो। क्या हो? 5 का गुणक का मतलब आप समझ रहे हो? मल्टीपल। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, यानी 2 के पहाड़े में आना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। 2 से पूरा कट जाना चाहिए। 2 से पूरा कट जाना चाहिए। उसी तरीके से 5 से भी पूरा कट जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि वह या तो 2 से पूरा कटे, केवल और केवल 2 से ही कटे, या तो केवल और केवल 5 से ही कटे, या तो यह भी हो सकता है कि वह 2 से भी कटे और 5 से दोनों से कटे। किससे कटे? दोनों से। किससे कटे? दोनों से। किससे? दोनों से। 2 और 5 के अतिरिक्त क्यू का कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 और 5 मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कि 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी क्यू का 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तभी जो p बटा क्यू का दशमलव निरूपण, तभी p बटा क्यू का दशमलव निरूपण, p बटा क्यू का क्या? दशमलव निरूपण कैसा होगा? तब जा करके यह शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ पाए हो कि क्या होना चाहिए p बटा क्यू। अगर हमको कह रहा है कि p बटा क्यू ऐसा लें कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू की जगह 0 ना हो, तो इसका हमको इस प्रकार से उदाहरण बताना है कि इसका जो दशमलव निरूपण हो, यानी p बटा क्यू का जो दशमलव निरूपण हो वह शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। तो क्यू किस गुण को संतुष्ट करेगा? कह रहा है कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। हमसे पूछा था कि क्यू कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो हमने बताया, आपको जरूर समझ में आया होगा कि क्यू क्या होना चाहिए कि क्यू का जो फैक्टर है 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं क्यू जो है केवल और केवल या तो 2 का गुणक हो, या तो 2 का गुणक हो, या तो 5 का गुणक, या फिर इन दोनों का गुणक हो। सीधे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नीचे दिया रहेगा, हर में जो दिया रहेगा, हर मतलब नीचे, जो नीचे दिया रहेगा, यानी क्यू का वैल्यू जो होगा केवल 2 और 5, 2 से कटना चाहिए तो 5 से कटना चाहिए, या फिर इन दोनों से कटना चाहिए। तभी p बटा क्यू का जो दशमलव निरूपण होगा वह शांत होगा। अब इसका एग्जाम्पल बताना है तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। मैं इधर एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 7 बटा में नीचे हम ऐसा नंबर हमको लेना होगा जो केवल 2 और 5 से कटे, या तो फिर केवल 2 से कटे। मैं यहाँ पर 8 ले सकता हूँ। 8 क्यों? क्योंकि 8 का जो फैक्टर होगा,
तो क्या है 8 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हम देख रहे हैं यहाँ केवल इसका जो गुणनखंड है केवल 2 है, केवल और केवल इसमें जो गुणनखंड है केवल 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। और 7 और 8 यहाँ तो 8 7 और 8 में कोई एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। हमको यह भी बताना था कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 7 और 8 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। तो 7 और 8 का दशमलव निरूपण कैसा होगा, इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 7/8 हो गया। अब यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 13/25 हो गया 25। अब 25 की मैं बात करूँ तो ये 13 और 25 की मैं बात करूँ तो 13 और 25 में भी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और 25 केवल 5 का केवल ये क्या है 5 का गुणक है, यानी 25 का जो फैक्टर होगा केवल 5 आएगा। तो यह भी शांत होगा। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 3/4 ले लिया, 3/4 हो जाएगा। और हो जाएगा आपका 5/8 हो गया, 5/4 हो गया। तो इस तरीके से जितना भी उदाहरण होगा, जो कि ये जो रूल मैं बताया यहाँ पर, इसको अगर फॉलो करेगा, इसको फॉलो करता होगा तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा हमेशा क्या होगा, शांत होगा। दशमलव निरूपण क्या होगा, हमेशा शांत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो मैं बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखे हैं, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 3√3 मान लेते हैं, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 3√3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक नंबर है। कैसा है, पूर्णांक है। मान लेते हैं कि 3√3 यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या नहीं है। और हम मान के चल रहे हैं इसको, मतलब इस ऐसे सिद्ध करने के लिए हम उसको मान लेंगे इसके विपरीत कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या मान के चलेंगे इसको, कि यह एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन जब भी हमको देगा हम यही मान करके चलेंगे कि देगा हमको सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या नहीं है, और हम इसका उल्टा मान करके चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। मान लिए अगर यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा। तो हम यहाँ पर यह मान लेते हैं कि यह P/Q के बराबर है। क्या मान लिए, P/Q के बराबर है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q कैसा नंबर है, पूर्णांक है। और कैसा है, पूर्णांक है। P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब कि P और Q एक पूर्णांक तथा सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। कैसा है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि P और Q अगर सहअभाज्य है तो इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो मान लिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, 3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √3 बराबर P/3Q। क्या हो जाएगा, P/3। हम यहाँ पर देख रहे हैं √3 बराबर P/3Q, √3 बराबर P/3Q। हम यहाँ पर देखें तो P पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। तो ये क्या हो जाएगा, P/3Q एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, P/3Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप का होता है। यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो P/Q के रूप का है ये, तो यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और इसमें यह भी है कि P भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक है। और तो जब यह ऊपर का भी पूर्णांक नीचे का भी पूर्णांक है तो हम परिमेय संख्या के परिभाषा में ही पढ़े हैं। तो P/Q के रूप का जो होगा वह परिमेय संख्या होगा, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो P भी पूर्णांक और 3 भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक। तो पूर्णांक का किसी पूर्णांक में गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब कि 3Q क्या है, पूर्णांक है, और यह भी पूर्णांक है। अगर यह पूर्णांक और P/Q के रूप का है तो यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P, Q और 3 एक पूर्णांक है। P, Q तथा 3 क्या है, एक पूर्णांक है।
और यहाँ से हमको यह भी पता चलेगा कि किसी पूर्णांक का पूर्णांक में यहाँ पर गुणा है, जब गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, यानी कि ऊपर का भी पूर्णांक है, नीचे का भी पूर्णांक है, और यह p बटा क्यू के रूप का भी है। कैसा है? यह p बटा क्यू के भी रूप का है, इसलिए p बटा 3q एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या है, लिख देंगे, एक परिमेय संख्या है। अब हम देख रहे हैं कि अगर यह परिमेय संख्या है, तो इधर का भी परिमेय संख्या होना चाहिए। इसका मतलब कि इसके बराबर ये है, तो √3 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? √3 भी परिमेय होना चाहिए। √3 भी परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। जबकि √3 तो परिमेय है नहीं, जबकि यहाँ पर लिख देंगे कि जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर कोई अपूर्ण वर्ग संख्या होती है तो वह अपरिमेय कहलाती है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यह एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब कि जो हम माने हैं, हमें मान के चले थे कि वह परिमेय था, अब हम जो माने हैं वह गलत सिद्ध होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना गया कथन का विरोधाभास होता है, यानी विरोध होता है। इसका मतलब ये कि माना गया कथन क्या है? गलत सिद्ध होता है। क्या होता है? गलत सिद्ध होता है। अगर माना गया कथन गलत सिद्ध होता है तो हम माने थे कि यह परिमेय है। इसका मतलब कि 3√3 क्या है? एक अपरिमेय है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, गलत सिद्ध होता है। इसे हम देख रहे हैं, इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। 3√3 क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है। यह इस प्रकार से क्या होता है? प्रूफ होता है, प्रूव्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो आपको बताया गया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आज 1B नंबर सिस्टम का 1B हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। हम कल से इसके आगे पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र या पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।